गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, उसी सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया कि कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट, इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, देन हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बेनिफिट्स पढ़े थे, किसके एडवांटेजेस किस किस तरह से मैनेजर्स के लिए अलग हैं, तो प्रोड्यूसर्स के लिए, तो इन्वेस्टर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए अलग अलग हैं। देन उसके बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों कि किस तरह से हम कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट टाइप्स स्टडी कर सकते हैं। मतलब कहने को जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसकी कितनी तरह से हम उसे स्टडी कर सकते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। देखिए, इसके टाइप्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम्स की। इसे हम सिस्टम्स, मेथड्स, टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, इन 4 हेडिंग्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है सिस्टम्स। सिस्टम्स मतलब प्रणालियाँ, है ना। सिस्टम्स या प्रणालियाँ क्या होती हैं बेसिकली। देखिए, सिस्टम्स क्या होती हैं जिससे कि आप कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अपना जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। अब आप कहेंगे कि कॉस्ट को एक सिस्टम किस तरह से कंट्रोल करेगा। देखिए, इसके लिए हमारे पास 3 तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहला सिस्टम है हिस्टोरिकल और एक्चुअल कॉस्टिंग, यानी कि ऐतिहासिक या वास्तविक लागत लेखांकन। देखिए बच्चों, नाम से ही समझ आ रहा है, ऐतिहासिक या वास्तविक लागत लेखांकन, यानी कि जिसमें हम कॉस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो एक्चुअल बेसिस पे करेंगे। वास्तव में हमारा जितना खर्चा हो गया, जितनी हमारी लागत आई, उसके बेसिस पर ही हम कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक या वास्तविक लागत लेखांकन। यानी कि जब हमारा प्रोडक्शन पूरा हो जाता है तो प्रोडक्शन पूरा हो जाने के बाद उस पर जो जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस और जो जो भी एक्चुअल में उसके लिए कॉस्ट आई है, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड्स, उनका हम टोटल करते हैं और फिर उसके बेसिस पर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दैट इज हिस्टोरिकल और एक्चुअल कॉस्टिंग। सेकेंड है एस्टिमेटेड कॉस्टिंग, यानी कि अनुमानित लागत लेखांकन। इसके अंदर हम देखते हैं अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं, हमने पहले जो भी प्रोडक्शंस किए हैं उसके बेसिस पर देखते हैं कि हमारा पहले कितना कितना एक्सपेंडिचर आया था, हमारा लेबर, मटेरियल, ओवरहेड कितना कितना था, क्या अब उसमें फ्यूचर में कुछ इंक्रीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। अगर उसमें कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कुछ इंक्रीज़ हो सकता है तो हम उसमें उस अकॉर्डिंग ऐड या लेस करके उसको एक एस्टिमेशन बनाते हैं कि हमारी कॉस्ट इस अकॉर्डिंग इतनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करते हैं। अब अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जब होता है तो उसमें हमारी जो कॉस्ट आ रही हैं वो हमारे एस्टिमेशन से कम या ज़्यादा होती हैं, तो फिर हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर हमारी कॉस्ट हमारे एस्टिमेशन तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी कॉस्ट हमारी जो एस्टिमेशन है उससे ज़्यादा आती है तो फिर हम उसका रिव्यू लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी कॉस्ट हमारे एस्टिमेशन से ज़्यादा आई है तो उसकी क्या क्या रीज़न्स हैं और हम किस तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो प्लस हमारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम हो, ताकि हम अपने प्रॉफिट्स जो हमारे रूटीन या नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं या डिज़ायर्ड प्रॉफिट्स हैं उन्हें हम अर्न कर सकें। और तीसरा हमारा होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी कि प्रमाप लागत लेखांकन। बच्चों, स्टैंडर्ड, किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, आप लोगों ने सुना है स्टैंडर्ड वर्ड। नॉर्मल में आप तो सुनते हैं भाई ये उसका स्टैंडर्ड हाई है, वो ज़्यादा पैसे वाला है एंड सो ऑन। कॉस्टिंग में उसका ये मतलब नहीं होता है। यह स्टैंडर्ड से मतलब होता है कि आप कुछ मानक निर्धारित कर देते हैं, है ना, आप कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में, अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में इकोनॉमिक और वर्किंग आपकी कंडीशंस नॉर्मल है तो इन नॉर्मल कंडीशंस में आप प्रोडक्शन अगर करते हैं तो उसमें आपकी कितनी कॉस्ट आनी चाहिए उसके बेसिस पर आप कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर देते हैं। आपका जो भी मैनेजमेंट है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्शन किया जाता है। अब अगर आपके प्रोडक्शन पर आपकी एक्चुअल कॉस्ट इस स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा आती है तो इसे हम कैसे सिचुएशन कहेंगे, ये हमारे लिए अनफेवरेबल यानी एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी। अब इसमें फिर हमें ये देखना होगा कि हमारी कॉस्ट हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा क्यों आई है, वाई डू वी, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर हम इस पर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसे कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे 3 सिस्टम्स हो सकते हैं। कॉस्टिंग में आप कोई भी सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं, ये आपके बिजनेस की नेचर पर और आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, प्लस आपकी मार्केट की कंडीशंस पे। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल, एस्टिमेटेड और स्टैंडर्ड 3 तरह के सिस्टम्स यहाँ पर काम करते हैं। सेकेंड चीज़ देखिए, सिस्टम्स के बाद हम बात करते हैं मेथड्स की। मेथड्स यानी रीतियाँ। किसी भी काम को करने का, रीति का मतलब मेथड, तरीका,
आप किस तरह से काम करेंगे। तो बच्चों कॉस्टिंग में हमको करना क्या है, कॉस्टिंग में हमको अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट डिसाइड करनी है, यूज्ड टू मेजर प्रोडक्शन, है ना। हम एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को मेज़र करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की टर्म्स में हमें उस प्रोडक्शन को मेज़र करना है और इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्टिंग में हम टोटल कॉस्ट के साथ साथ पर यूनिट कॉस्ट भी मेज़र करते हैं, ठीक है। अब इस पर यूनिट कॉस्ट को मेज़र करने के लिए कई सारे मेथड्स यहाँ पर हो सकते हैं। ये मेथड्स आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं या जिस तरह का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, जिस तरह का वर्क आपका है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होते हैं। तो देखिए इसमें कुछ मेन मेथड्स हमने लिए हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहला है यूनिट कॉस्टिंग, यानी कि इकाई लागत लेखांकन। अब बच्चों नाम से समझ आता है इकाई लागत लेखांकन, यूनिट कॉस्टिंग यानी मेथड है जो किसी भी प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट निकाल देगा, है ना। जिससे हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। तो इसका मेन एम क्या हो गया, पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड करना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये मेथड कहाँ यूज़ होता है, पर यूनिट कॉस्ट तो हमें सब में ही कैलकुलेट करनी है। ये ऐसी जगह पर यूज़ होगा जहाँ पर प्रोड्यूस्ड जितनी भी यूनिट्स होंगी वो सब की सब सेम होंगी, है ना। जो उत्पादित होने वाली इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, वो सब एक समान होंगी, सारी यूनिट्स बिल्कुल सेम होंगी और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जब वो प्रोड्यूस होंगी तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड करने के लिए हमें यूनिट कॉस्टिंग मेथड का यूज़ करना होता है। जैसे कि आपकी गारमेंट्स का हो गया, ठीक है, आपके टायर ट्यूब्स, स्टील एक्सेट्रा हो गया, यहाँ सब जगहों पर आप यूनिट कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब मतलब उपकार्य, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका। तो जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर आप जो भी काम करते हैं ना उसमें मेन जो काम है, आप जो भी ठेका या जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, उसमें जितने भी काम किए जाते हैं हर काम अपने आप में एक डिफरेंट यूनिट होती है, हर एक यूनिट अलग अलग होती है और अपने आप में कंप्लीट होती है, पूरी होती है और उसकी कॉस्ट यहाँ पर मेज़र की जाती है। यानी कि जैसे सपोज़ कीजिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपने कोई भी ठेका लिया है सड़क बनाने का, ठीक है, आपने रोड्स बनाने का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है या फिर आपने कोई भी डैम्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसमें आप जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा काम जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आएगा और इसमें उस काम को करने में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोर देन 1 ईयर्स का टाइम लगता है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है जनरली। और जो भी इसमें काम किया जाएगा वो अपने आप में पूरी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो अपनी एक अलग यूनिट होती है कॉस्ट की और उसी पर हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। फिर इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में और क्या होता है बच्चों, अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मोर देन 1 ईयर्स में कंप्लीट होता है तो फिर हम इसके अंदर नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और अपना जो भी पूरे ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट होता है उसे हम लास्ट में जाके जब हमारा जॉब कंप्लीट हो जाता है तो फिर फाइनल इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है और जो भी आप कॉन्ट्रैक्टी एक्चुअल अमाउंट रिसीव करता है उस अकॉर्डिंग इसमें एंट्रीज की जाती हैं। हम इसका पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे आगे फर्दर। देन आता है प्रोसेस कॉस्टिंग यानी कि प्रक्रिया लागत लेखांकन। देखिए बच्चों प्रोसेस का मतलब चलती हुई एक चीज़ जो अनवरत लगातार चल रही है ना। यहाँ प्रोसेस से मतलब है कोई भी ऐसा प्रोडक्शन, कोई भी ऐसी कमोडिटी या ऐसी कोई भी चीज़ उत्पादित करना जो एक से ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरती है, ठीक है, उसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग में स्टडी करते हैं। यानी कि जैसे आप पेट्रोल का प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने उसमें कुछ केमिकल डाला क्रूड ऑयल में और उससे पेट्रोल बनकर तैयार हो गया, नॉट लाइक दैट, है ना। वो कई सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है। इसकी खास बात ये होती है कि पहली प्रोसेस में आपको जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो दूसरी प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, कच्ची सामग्री का काम करता है। फिर सेकेंड प्रोसेस से आपको जो कुछ भी मिला वो थर्ड के लिए कच्ची सामग्री का काम करता है। इसमें प्रोसेस 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फाइनल हमारा जब प्रोडक्ट बनता है, जो हमें मिलता है, उस पर हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है बच्चों, इसके अंदर एक प्रोसेस का मटेरियल दूसरे के लिए रॉ का काम करता है, ठीक है। और कभी कभी इसके अंदर कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोसेस से जो कुछ भी बनाया उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक बार में 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें से जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके अलावा जो कुछ भी बनता है उन्हें हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं, सह उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उनसे भी आपको जो भी उन पर जो भी कॉस्ट आती है और जो भी उनसे सेल करके या उसका जो सेलिंग प्राइस हो सकता है एस्टिमेटेड, उस अकॉर्डिंग उसकी एंट्री बुक्स में की जाती है, ठीक है। इसका भी पूरा चैप्टर आगे हम स्टडी करेंगे।
देन आती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी कि परिचालन लागत लेखांकन। बेसिकली बच्चों ऑपरेट करना मतलब चलाना, कंटिन्यूशन में होना। परिचालन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं यानी कि सार्वजनिक हित की सेवाएं देने वाली कंपनियां होती हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए बसेस हैं, रेलवेज़ हैं, ठीक है, जो भी वो फेयर लेती हैं, फेयर पर पैसेंजर या पर किलोमीटर, इस तरह से करके हम इसके अंदर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो होती है जनरली सार्वजनिक सेवाएं या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इसका यूज़ होता है। देन उसके बाद आता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग मतलब समूह लागत लेखांकन। जब आप कुछ जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को समूह बना देते हैं, उसके अलग अलग बैचेस बना देते हैं और फिर इसमें बैचेस के अनुसार ही हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इसमें जो बैच होता है वो हमारी कॉस्ट की यूनिट होती है। उसके बेसिस पर हम पहले बैच की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, देन दूसरे बैच की, देन तीसरे बैच की। तो इस तरह से अलग अलग बैचेस की कॉस्ट कैलकुलेट इसमें की जाती है। तो इसे हम बैच कॉस्टिंग या समूह लागत लेखांकन कहते हैं। देन उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, विभागीय लागत लेखांकन। इसमें जब एक ही ओनर के अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं और आप हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट सेपरेट अलग अलग निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आप डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं, है ना। इसके अलावा भी इसमें और कई सारे मेथड्स बच्चों कॉस्टिंग में हो सकते हैं। हमने मेन मेथड्स लिए हैं जिसमें हम यूनिट, जॉब, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, बैच, इन सबको अपनी सिलेबस में स्टडी करेंगे। आगे फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे इनके, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि मेथड्स क्या होते हैं, रीतियाँ जिनसे हम प्रोडक्शन को मेज़र करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। देन इसके बाद आता है टेक्निक्स यानी कि प्रविधियाँ। बच्चों टेक्निक्स क्या होती हैं? यूज्ड बाय मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स। ये अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारी जो भी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट आ रही है, उसके बेसिस पर हम ये डिसीज़न लेंगे कि हम इस लाइन का फर्दर प्रोडक्शन करें या ना करें। हम इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी डिटरमाइन करें, उसे कम करें या ज़्यादा करें, या ऐसे किसी के साथ मर्ज कर दें। मतलब कई सारे डिसीजंस इसमें होते हैं। हम इन्हें मार्केट से खरीदें या खुद से प्रोडक्शन करें, और कई तरह के इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 4 टेक्निक्स बेसिकली यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले टेक्निक आती है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग यानी सीमांत लागत लेखांकन। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है बच्चों ये। इसको भी हम आगे डेप्थ में स्टडी करेंगे। देखिए सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में जो भी आपकी लागत आती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। यानी कि कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बनाने में जो भी कॉस्ट आती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज कीजिए कि 100 यूनिट्स को बनाने में आपकी कॉस्ट 100 रुपये आ रही थी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अगर आप 101 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और अब अगर आपकी कॉस्ट 102 रुपये आ रही है, तो उसका क्या मतलब हुआ? इस एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में आपको कितना रुपये पे करना पड़ रहा है? 2 रुपये। एक एडिशनल यूनिट को बनाने में आपको 2 रुपये पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इस एक यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत कितनी हो गई? 2 रुपये हो गई, है ना। तो यही मैं आपको बात कर रही हूँ कि अगर एक एडिशनल यूनिट को बनाने में, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो भी आपकी कॉस्ट आती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसकी सबसे खास बात क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग की? मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। फिक्स कॉस्ट यानी कि जिन्हें हम अवधि लागतें भी कहते हैं, स्थिर लागतें, यानी कि जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होती हैं, है ना। दोज कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ने के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्थिर लागतें। तो मार्जिनल कॉस्टिंग पूरी तरह से वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करता है, इसमें फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर ही हम कंपैरिजन करते हैं 2 डिफरेंट प्रोडक्शंस का और उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस देते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की खास बात क्या है कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता, यानी कि स्थिर लागतों को लेकर उसको कुल लागत में शामिल नहीं किया जाता और डिसीजन में उसका यूज़ नहीं किया जाता। देन हमारा सेकेंड आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब हो गया अवशोषण लागत लेखांकन।
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की खास बात ये है बच्चों, जो आप नॉर्मल कॉस्टिंग करते हैं ना किसी भी चीज़ को कि भाई इसमें इतनी कॉस्ट आई, मेरे इतना पैसा लगा, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही होती है। यानी इसके अंदर हम फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को कंसिडर करते हैं। फिक्स्ड में और वेरिएबल में दोनों का टोटल करते हैं और फिर जो हमारी कॉस्ट आती है उसे हम नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की खास बात क्या हो गई, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है सारी की सारी इसमें टोटल कर दी जाती है, ठीक है, दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और तीसरा है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म यानी एक रूप लागत लेखांकन। जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एक ही तरह का प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कॉस्ट डिटर्मिनेशन में एक ही तरह के मेथड्स, एक ही तरह के प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, तो उसे हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब समझ आ ही रहा है आपको, एक समान एक रूप, तो हम वहाँ पर उसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं। देन इसके बाद आता है डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग में बच्चों हम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि प्रत्यक्ष लागतें, मतलब प्रत्यक्ष लागतें वो होती हैं बच्चों जो डिफरेंट जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, यानी कि डायरेक्टली जैसे प्रोडक्ट के साथ साथ हम चार्ज कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इतना मटेरियल लगा है, इस पर इतना मटेरियल लगा है, तो हम उसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। लेकिन जब मटेरियल इस तरीके से चार्ज होगा कि वो एक कॉमन प्रोडक्ट के रूप में लगता है, जैसे कि बाद में सेलिंग के लिए आपने कोई भी मटेरियल यूज़ किया पैकिंग के लिए, ठीक है, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप केवल डायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पर कॉस्टिंग करते हैं तो फिर उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इन्हें उसी पीरियड के P&L अकाउंट से चार्ज किया जाता है इसमें, है ना। तो दिस इज़ डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो जनरली हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पर ही अपना काम करते हैं। तो इस तरीके से कॉस्टिंग में हमने सिस्टम्स, मैथड्स, टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स की हम अभी बात करते हैं। 3 चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने देखा 3 सिस्टम्स यहाँ पर हैं, 3 प्रणालियाँ हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, एस्टिमेटेड कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देन उसके बाद हमने मेथड्स की बात की, जिसमें आपने यूनिट कॉस्टिंग पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट, जॉब और कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, बैच एंड डिपार्टमेंटल। एंड द लास्ट वन इज टेक्निक्स। टेक्निक्स में आपने मार्जिनल, एब्जॉर्प्शन, यूनिफॉर्म एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग स्टडी किया। और अब उसके बाद बच्चों बात आती है कॉन्सेप्ट्स की, अवधारणाएं। देखिए, जब भी हम कुछ भी स्टडी करते हैं, जैसे आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना, 11th में आपने सबसे पहली बार अकाउंटिंग पढ़ी थी, तो आपने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, वही थे हमारे उसके कॉन्सेप्ट्स थे अकाउंटिंग के, जिसमें आपने पढ़ना सीखा कि व्हाट ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, व्हाट आर डेटर्स, व्हाट आर क्रेडिटर्स, ठीक है, असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड सो ऑन। मतलब जो उसमें यूज़ होने वाली कॉमन टर्म्स थी वो आपने स्टडी की थी। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट स्टडी करते हैं कि हमारी कॉस्ट किस किस तरह की हो सकती हैं। देखिए, कुछ डिसीजन पर बेस्ड कॉस्ट होती हैं, कुछ कॉमन, जैसे कॉन्सेप्ट्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है ना, फिक्स कॉस्ट क्या होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। देन उसके अलावा हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत क्या होती है, शट डाउन कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट क्या है, डूबत लागतें, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती हैं। तो इस तरीके से कई तरह की कॉस्ट हमारे यहाँ पर होती हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं कॉस्टिंग के, है ना, और साथ ही हम उसमें स्टडी करेंगे कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, हमारी कॉस्ट शीट क्या होती है। कॉस्ट शीट हम बनाते हैं, देन हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एट्सेट्रा, ठीक है। तो आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे स्टडी करेंगे और हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।